हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि 8 लाख लोगों ने देखी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, और ये एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि दूसरी न्यूज़ भी हम अगली न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल भी आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है वो अब लाइव होगी, और उसमें भी जो सामाजिक मुद्दे होंगे, आर्थिक मुद्दे होंगे या देश हित में जो भी मुद्दे होंगे, उन्हीं सब का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ऐसे कोई भी मुद्दे जो धार्मिक भावना से जुड़े हुए हो या फिर कोई कट्टरता से जुड़ा हुआ हो, उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करी जाएगी। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था। तो उसी के तहत कल EWS वाले जो केस है उसको लेकर लाइव स्ट्रीमिंग की गई, और इसमें पहली बार 27 सितंबर को 2022 जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पहली बार ऑनलाइन देखी गई। अभी तक हाई कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन होती थी, जिसमें गुजरात, पटना, फिर झारखंड, इन सब की कार्यवाही लाइव देखी जाती थी हाई कोर्ट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कल इसमें पहली बार ऐड किया गया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी 3 संविधान पीठों ने दिन भर चली सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग का आइकन क्लिक करके सीधा प्रसारण देख और सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी करके इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके बाद 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया था। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 तक, ये जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां और एवं प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। यानी कि पूरी छूट दी गई है सुप्रीम न्यायालय को 124 से लेकर 147 तक अनुच्छेद में। पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ थी, और ये जो वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं यू ललित। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने की तरफ बढ़े कदम। सबसे पहले इस न्यूज़ में ये जानिए कि ये एस्टेरॉयड क्या होते हैं। देखिए, एस्टेरॉयड जो होते हैं इन्हें हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जब खगोलीय पिंड, ये एक तरीके से खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से तो छोटे होते हैं, लेकिन उल्का पिंड जो होते हैं वो उनसे बड़े होते हैं। कभी कभी बृहस्पति जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्षुद्र ग्रह से बाहर आकर इसे ये खींच लेता है। इसमें से कई क्षुद्र ग्रह तब आंतरिक और सौर मंडल की ओर चले जाते हैं, जहां पर वे पृथ्वी से टकराने की उनकी संभावना बनी रहती है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो है सेरेस। सेरेस और इसकी जो खोज है वो 1801 में इतावली जो खगोलविद्ता थे, पी अज्जी सॉरी आजी पी आजी द्वारा किया गया था। अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि पहली बार विज्ञानियों को एक ऐसे प्रयोग में सफलता मिली जिससे भविष्य में पृथ्वी को एस्टेरॉयड की टक्कर से सुरक्षित रखने का मार्ग खुलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डबल एस्टेरॉयड डिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डॉट अंतरिक्ष की टक्कर डिमोरफोस नामक एस्टेरॉयड से कराई। 26 सितंबर की रात करीब 11:14 पर, यानी कि अगर भारत के समय की बात करें तो लगभग 4:45 ये टक्कर हुई। नासा ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करी थी। और इससे पहले जब ये घटना घटित थी तब डायनासोर विलुप्त हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और इस पैनल में, जो ये पूरा पैनल था, इसमें भारतीय विज्ञानी क्रिस्टीफन कार्तिक भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ये न्यूज़ हम बहुत दिन से ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जब कोई फैसला आएगा तब इस न्यूज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। उसके बाद शिवसेना किसकी है? देखिए, शिंदे गुट जो अलग हो गया था,
शिवसेना से। फिर उन्होंने इसके लिए अलग पार्टी तो नहीं बनाई, उन्होंने शिवसेना को ही लेकर अपने को मुख्यमंत्री बना लिया एकनाथ शिंदे ने। उसके बाद ये मामला जो उद्धव ठाकरे गुट है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर चला गया और उन्होंने कहा कि शिवसेना उनकी पार्टी है। अब इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाव आयोग लेगा। तो ये भी न्यूज़ जब फाइनल होगी तब हम इसे डिस्कस करेंगे। फिर है चीन से लगी सीमा पर महिला पायलट कर रही निगरानी। अब ये महिला यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर न्यूज़ है कि किस तरीके से 1300 से अधिक महिला वायुसैनिक ग्राउंड और एयर ड्यूटी के लिए भेजे जा रहे हैं। और ये एक अच्छी न्यूज़ भी है जिसमें कि महिलाएं पूरी तरीके से सक्रिय हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर हो। भारतीय वायुसेना में स्त्री शक्ति पर जोर दिया जा रहा है। चीन से लगी सीमा के निकट महिला पायलटों और ग्राउंड अफसरों की तैनाती की गई है। वायुसेना की महिला अफसर अरुणाचल प्रदेश और असम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी तादाद में युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। लद्दाख समेत पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में चीन की हर हरकत पर उनकी नजर रहेगी। असम में एक अग्रिम मोर्चे पर सैन्य अभियानों के दौरान महिला विमान चालक दल को देखा गया है। महिला हेलीकॉप्टर पायलट ALH ध्रुव मार्क 3 चॉपर उड़ा रही थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एस जयशंकर का बयान है जो वाशिंगटन की यात्रा पर हैं। उन्होंने बोला है कि कट्टरपंथ, उग्रवाद और कट्टरवाद से मिलकर लड़ना जरूरी। वो अपने समकक्ष जो अमेरिका के हैं एंटनी ब्लिंकन यानी कि अमेरिका की विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात में उन्होंने बोला कि एकजुट होकर कट्टरपंथ, उग्रवाद और कट्टरवाद से मुकाबला करने की आवश्यकता है। उन्होंने भारत और अमेरिका की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इन्होंने ये बात बोली है और दोनों ने ही अधिक लचीला और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित करने में भी दिलचस्पी दिखाई है, यानी कि सप्लाई चेन में। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने ब्लिंकन के साथ बैठक में भारतीयों के सामने अमेरिकी वीजा को लेकर आने वाली चुनौतियों का भी मुद्दा उठाया है। ब्लिंकन ने कहा कि यह ज़्यादातर कोरोना महामारी के कारण है और अमेरिका इन परेशानियों को दूर करने में जुटा हुआ है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष के साथ वार्ता में उठाया है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में इस बात को लेकर बहुत गहरी चिंता है कि उनकी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जापान पहुंचकर ज्यादा याद आए शिंजो अबे। इन्होंने बोला है नरेंद्र मोदी ने। और शिंजो अबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री और उनकी वाइफ से मिलकर इन्होंने संवेदना व्यक्त की हैं। शिंजो अबे जो कि हमेशा भारत के पक्षधर रहे, भारत के संबंधों के साथ उनके पक्षधर रहे, उसमें उन्होंने बनारस में जब यात्रा करी थी भारत की, तब उन्होंने बनारस को एक धार्मिक केंद्र बनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया था। और जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है भारत का, उसमें भी जापान ने जो ऋण दिया है वो बहुत ही मिनिमम ब्याज दर पर दिया है, वो भी सिर्फ शिंजो अबे के शासनकाल में ही। अब शिंजो अबे की जो हत्या है वो 8 जुलाई को गोली मारकर कर दी गई थी, 8 जुलाई 2022 को। अब शिंजो अबे जो हैं वो 2 बार जापान के प्रधानमंत्री रहे, एक 2006 से 2007 तक, उसके बाद 2012 से 2020 तक। उसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने यानी उनकी पार्टी ने जो प्रधानमंत्री है वो फूमियो किशिदा को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। EWS आरक्षण पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। कल लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी इसकी। और नौकरियों में जो EWS का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो चुनौती दी गई थी कि इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये जो 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, उस पर पूरी सुनवाई हो चुकी है दोनों पक्षों की। और फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुरक्षित रखा है। और ये फैसला कब आएगा ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया जाएगा। चलिए हालांकि इस न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब फैसला क्या आता है तब हमें इसको पूरा डिस्कस करना होगा। अभी तक 10% का आरक्षण दिया गया है और मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि इस 10% की श्रेणी में 10% के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी रखी गई है, वो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं।
उसके बाद है निजी स्कूलों को भी देनी होगी मातृभाषा में शिक्षा। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में अधिक तेजी से सीखते हैं और चीज़ों को समझने की क्षमता को रखते हैं। मंत्रालय इस मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जल्द ही वह इसे लेकर राज्यों के साथ भी चर्चा करने की तैयारी में है। फिलहाल यह मुहिम सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके दायरे में निजी स्कूलों को भी लाने की योजना बनाई गई है। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में ऐसे शिक्षकों को तरजीह देने की तैयारी है जो मातृभाषा में भी पढ़ाने में सक्षम है। स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफारिश वैसे तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी की गई है, जिस पर राज्यों को अपने स्तर पर काम करना था, लेकिन अब तक के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उनमें ज़्यादातर राज्यों में अभी तक इसे लेकर कोई हलचल शुरू नहीं हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत में 2024 से बनेगी स्वीडिश कार्ल गुस्तफ M4 राइफल। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अब रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विदेशी कंपनियां निवेश करने के लिए भारत आ रही हैं। स्वीडन की कंपनी सॉब ने मंगलवार को भारत में कार्ल गुस्त M4 राइफल बनाने का ऐलान किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। कंपनी वर्ष 2024 तक कार्ल गुस्तफ M4 राइफलों का उत्पादन शुरू कर सकती है। कार्ल गुस्तफ M4 एक आधुनिक राइफल है जिसमें टेलीस्कोप को भी लगा होता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। 1500 मीटर रेंज वाली इस राइफल का वजन लगभग 7 किलोग्राम बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है विज्ञानियों के लिए नोबेल जैसा पुरस्कार शुरू करने का सुझाव। गृह मंत्रालय ने विज्ञान और स्वास्थ्य विभागों को उनके द्वारा दिए जाने वाले 300 से अधिक पुरस्कारों की संख्या घटाने और वास्तव में योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्च स्तर का पुरस्कार शुरू करने को कहा है। विज्ञान और स्वास्थ्य विभाग के सचिवों के साथ बैठक के दौरान गृह सचिव अजय भल्ला ने वैज्ञानिकों के लिए नोबेल पुरस्कार जैसा एक पुरस्कार यानी कि विज्ञान रत्न शुरू करने का भी सुझाव दिया है। यह कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद शुरू किया गया है। मोदी ने पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं वस्तुनिष्ठता लाने पर भी जोर दिया है। इसमें विश्वसनीयता लाने के उद्देश्य से उन्होंने पुरस्कारों की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्देश दिया है। गृह सचिव ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जारी रखने, लेकिन मासिक मानदेय नियमों को बदलकर उसकी सीमा 15 साल तय करने को कहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि सरकारी पोर्टल पर 4.82 लाख नौकरियां। श्रम व रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर फिलहाल नौकरियों के लिए 4,82,264 सक्रिय वैकेंसी हैं। यह आंकड़ा 26 सितंबर का है। मंत्रालय के मुताबिक मुख्य रूप से वित्त और इंश्योरेंस, ऑपरेशंस एंड सपोर्ट, होटल, फूड सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा और आईटी एवं संचार सेवा क्षेत्र में नौकरियां उपलब्ध है। मंत्रालय के मुताबिक पोर्टल पर आने वाली यह अब तक की सबसे अधिक वैकेंसी है। इससे पहले वर्ष 2019 के जून महीने में 3.20 लाख सक्रिय वैकेंसी देखी गई थी। नौकरी के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति NCS पोर्टल पर जाकर वैकेंसी की जानकारी ले सकता है और आवेदन कर सकता है। NCS पोर्टल को SME के उद्यम पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 28 करोड़ असंगठित क्षेत्रों में से 10 लाख श्रमिक भी NCS पर पंजीकृत हो चुके हैं और इन श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों में मैनेजर से लेकर अकाउंटेंट जैसे पदों पर नौकरियां मिल रही हैं। इसमें एक और न्यूज़ है बिजनेस पेज पर कि मौद्रिक नीति पर दिखेगा मंदी की आहट का असर। पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और चीन में मंदी की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है और पिछले 24 घंटे के भीतर दुनिया के दो बड़े आर्थिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने कहा है कि विश्व मंदी की तरफ बढ़ चला है। भारत के वित्त मंत्रालय या RBI की तरफ से संभावित वैश्विक मंदी या इससे भारतीय इकोनॉमी पर असर को लेकर अभी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने इन दोनों एजेंसियों की पैनी नज़र रखी हुई है यानी कि हालात पर नज़र रखी हुई है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को जब RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे तो उसमें केंद्रीय बैंक और मंत्रालय की चिंता स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी।
चलिए नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज। इसमें अमेरिका ने एक नसीहत दी है पाकिस्तान को कि भारत संग जिम्मेदारी पूर्ण रिश्ता निभाए पाकिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टूक सलाह दी है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाए। अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने में जुटे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को यह सलाह उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने दी है। भुट्टो अभी अमेरिका में है, जहां उनकी ब्लिंकन से द्विपक्षीय वार्ता हुई है। ब्लिंकन ने यह बात तब कही है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका में हैं। भुट्टो ब्लिंकन मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद जयशंकर ब्लिंकन की भी मुलाकात हुई। जयशंकर को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक पेंटागन में हुई। जानकार यह भी मान रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को F-16 खरीद के लिए आर्थिक पैकेज देने का विरोध जयशंकर ने जिस तल्खी से किया है उसका भी असर ब्लिंकन पर हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि SCO सम्मेलन के बाद पहली बार सामने आए शी जिनपिंग। चीन के सत्तारूढ़ दल के अगले महीने होने वाले अहम अधिवेशन से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सार्वजनिक तौर पर नहीं आने को लेकर उठी अटकलों के बीच वह मंगलवार को कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्रदर्शनी में शामिल हुए। उज्बेकिस्तान के में आयोजित हुई संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में 16 सितंबर को लौटने के बाद जिनपिंग पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक जिनपिंग ने पिछले दशकों के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और देश की अहम उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का मंगलवार को दौरा किया। हालांकि बीच में ये काफ़ी चर्चा चल रही थी कि सेना की गतिविधि देखी गई है इनके घर के पास, इनको नज़रबंद कर लिया गया है, तख्ता पलट की आशंका है, ये सब काफ़ी न्यूज़ चल रही थी मीडिया में और इस पर आशंका भी जताई जा रही थी, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक तौर पर आकर इस बात को खारिज कर दिया है। तो ये आज का यानी कि 28 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।